मित्रों, द्वितीय वर्ष की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। आज हम एकांकी मकड़ी का जाला को एकांकी के तत्वों की कसौटी पर कसेंगे। तो प्रश्न बन सकता है इसका कि एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो हम कसौटी पे कसेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। हम जानते हैं कि मकड़ी का जाला जो एकांकी है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी है, जिसमें संपादक ने अपने लेखक ने काफ़ी मनोवैज्ञानिक आधार पर इस एकांकी की रचना की है। इस एकांकी में मूलतः मनुष्य के भीतर जो द्वंद्व होता है या एक व्यक्ति के भीतर दो व्यक्तित्व रहते हैं, उसको हमारे सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि हर व्यक्ति में लगभग दोहरा व्यक्तित्व पाया जाता है। और यहाँ भी जो भोलानाथ है उसका दोहरा व्यक्तित्व है, क्योंकि पूर्व में वो भी एक बहुत अच्छा भावुक आदमी था, कला के प्रति झुकाव रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जीवन के थपेड़ों ने उसको कठोर बना दिया। ऊपर से तो वो कठोर बना रहा, लेकिन बीच बीच में उसका अवचेतन मन जो है वो उसको झकझोरता रहता है। तो उस बात को द्वंद्व के माध्यम से, अवचेतन के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो हम जो कथा एकांकी के तत्व हैं, अब उसके आधार पे आते हैं कि एकांकी में क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हम कह सकते हैं कि इसमें है। तो मकड़ी के जाले के लिए तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि अवचेतन मन की बात को शायद पहली बार हिंदी एकांकियों में प्रस्तुत किया गया था। ये दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावित है कि ये पहली एकांकी रही जिसमें कि अर्धचेतन मन को मकड़ी के जाले में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो हम पहला तत्व लेते हैं, वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु में कौन सी बातें होनी चाहिए? कथा वस्तु कसावट भरी होनी चाहिए। कथा वस्तु बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कथा वस्तु में बेकार के पात्र नहीं होने चाहिए। कथा वस्तु के संवाद चुस्त होने चाहिए। ये सारी बातें इस कथा वस्तु में पाई जाती है। इसके साथ साथ कथा वस्तु के जो 3 चरण होते हैं, प्रारंभ, विकास या चरम और फिर समापन या अंत, इन तीनों ही जो चरण हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने लाने की कोशिश लेखक द्वारा रही है और वो इसमें सफल भी रहे हैं। कि एकांकी बहुत तीव्र गति से प्रारंभ होती है, तेज़ी से आगे बढ़ती है और अपने घटनाक्रम को, जिस उद्देश्य को पाने के लिए एकांकी लिखी गई है, उसको पाते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ के उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है और फिर समापन की तरफ चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का जो कथा वस्तु है वो कसा हुआ है, कसावट भरा है और एकांकी के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और जहाँ जिस गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कथाओं का, पात्रों का जिस तरह से आपस में जुड़ना चाहिए, वो सब जुड़ाव इसमें हमको मिलता है। दूसरी जो एक विशेषता मान लीजिए तत्व जो है, उसको हम कहेंगे इसमें पात्र और उन पात्रों का चित्रण किस तरह से किया गया है। पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ कि इस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित है। फालतू में एक भी पात्र नहीं है और एक आध दो पात्र तो ऐसे बनाए हैं जो लेखक ने सिर्फ पात्र पैदा करने के लिए ही पैदा किए हैं, जबकि उनको बिना आवश्यकता के भी बात की जा सकती थी। लेकिन जो छाया दिखाई है या जो उसका अमूर्त रूप दिखाया है,
किसका? भोलानाथ का। वो अपने आप में इस एकांकी को बहुत कुछ कह जाता है, या भोलानाथ के चरित्र को पूरी तरह से हमारे सामने उभार के रख देता है। यदि वो नहीं होता तो भोलानाथ का एक कठोर चरित्र हमारे सामने होता, लेकिन उस चरित्र के माध्यम से भोलानाथ, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र भी हम कह सकते हैं, वो रहा है, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है और लगभग 40, 45, 50 साल का व्यक्ति है, और व्यावसायिकता उसके चेहरे पे स्पष्ट झलकती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उसका मानवीय पहलू जो है उसमें भीतर छुपा हुआ है, और पात्रों के माध्यम से, जिसमें कि एक छाया मूर्ति के रूप में भोलानाथ का एक दूसरा रूप, अंतर्मन जिसको हम कह सकते हैं, वो सामने लाए हैं। और भोलानाथ की वो दबी कुचली हुई भावनाएं, जिनको कि वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर के दबाए बैठा है, उनको उभार करके हमारे सामने लाती है। तो भोलानाथ के यहाँ दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो कठोर, जो पूरी तरह से व्यावसायिक है और उस व्यवसाय के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, और दूसरा वो भोलानाथ है जो कभी भावुक था, कलाकार था, कला में रुचि रखने वाला था, वो सामने आ जाता है। तो इतना कठोर रूप दिखाने के बावजूद उसका जो भावुक रूप है वो भी हमारे सामने लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोलानाथ अपने पूर्व की बातों को भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं भूलने वाला एक इंसान था या इंसान है। तो इसी प्रकार से इसमें एक दूसरा पात्र मुख्य और आता है, वो है चंद्रभान, जो उसके यहाँ नौकरी करने की इच्छा रखने के कारण आता है, और वो चाहता है कि वो नौकरी करे, लेकिन चंद्रभान उसको उसके मार्ग से भटकाता है, क्योंकि उसको चूंकि वो खुद अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सका था, तो वे सोचता है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी कहीं बीच में फंस न जाए इस मकड़ी के जाले में, इसलिए वो प्रारंभ में उनको उस मकड़ी के जाले से बाहर निकालने की कोशिश करता है, या उनके साथ छेड़छाड़ करके एक आनंद की अनुभूति महसूस करता है। और जो चंद्रभान है वो एक भावुक व्यक्तित्व का मालिक है, जो कवि है, लेकिन भावुक होने के साथ साथ चंद्रभान मात्र भावुकता नहीं रखता, बल्कि वह एक समझदार, सुव्यवस्थित विचारों का व्यक्ति है, युवक है, और उसमें अपनी आकांक्षाएं भी है, और उन आकांक्षाओं के फलस्वरूप वो आगे बढ़ने के लिए भी कोशिश करता है। तो भोलानाथ के बार बार उस मार्ग से भटकाने के बावजूद वह आगे बढ़ने का रास्ता अपना नहीं छोड़ता, और ये भी साथ में कहता है कि ये जो भावुकताएं हैं, ये मेरा कवि होना है, वो मेरे मार्ग में कहाँ, मेरे कार्य में कहाँ बाधा पैदा करता है। और जब भोलानाथ कहता है कि या तो ये छोड़ना पड़ेगा या मेरे यहाँ काम मत करो, तो लेकिन वो काम करने की भी हाँ कर देता है। तो इससे ये पता लगता है कि युवक के भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो कविताओं को छोड़ने के लिए एक बार तो राजी हो गया है, आगे जाके हो नहीं हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बार तो वो राजी हो जाता है, लेकिन वह चलता पुर्जा नहीं है, लेकिन समझदार है। और समझदार होने के कारण ही वो, जब इस तरह की बातें उन दोनों के मध्य होती है, भोलानाथ उसको मार्ग से विचलित करता है, नौकरी ग्रहण करने से एक बार इस तरह से बात करता है कि वो नौकरी ग्रहण न करे, तो वह समय मांग लेता है सोचने समझने का। तो सोचने समझने का व्यक्तित्व भी उसका है, ऐसा व्यक्ति है जो हर बात पर सोचता समझता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पात्र बहुत ज़बरदस्त इन्होंने किए हैं, जो कि इस एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। अब बची खुची एकांकी यदि कहीं कोई बाधा आई है या मन के भीतर की बात कह नहीं पाए हैं, तो वो अवचेतन मन के माध्यम से
या एक अदृश्य छाया मूर्ति के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। और एक पात्र और बचता है, वो है एक अदृश्य आवाज़ कह सकते हो, छाया मूर्ति की आवाज़ कह सकते हो, कुछ भी कह लो। तो इस तरह से मैं जहाँ तक समझूँ तो मूलतः इसमें 3 ही पात्र हैं। क्लर्क का पात्र नगण्य है, सिर्फ कहीं चंद्रभान की उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए वो बार बार 2 या 3 बार हमारे पास सामने इस एकांकी में आया है। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी में पात्रों का चरित्र चित्रण एकांकी की कहानी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देता है और पात्रों का चरित्र चित्रण बेहद अच्छे तरीके से किया गया है। फिर आते हैं कथोपकथन पे, आपसी संवाद पात्रों के। पात्र में देखिए, इस जो पात्र आए हैं, भोलानाथ, चंद्रभान और मूर्ति, छाया मूर्ति या एक आत्मा, उसकी अंतरात्मा, किसकी? भोलानाथ की। वो तीनों का चरित्र इस तरह से दिखाया है कि उनमें संवादों की जगह बहुत अच्छी बनती है। उनके संवाद जो हैं वो समयानुकूल है, परिस्थितियों के अनुकूल है, विचारों से भरपूर है, सार्थक हैं। और ये नहीं है कि कोई संवाद जो है बहुत बड़े बड़े संवाद इसमें हो, नहीं, संवाद छोटे हैं, संक्षिप्त हैं, और उसके साथ साथ मार्मिक भी है, मार्मिकता लिए हुए भी है। खास तौर पे जब भोलानाथ का जो अमूर्त रूप है, भोलानाथ की जो अदृश्य छाया है या मूर्ति है या आवाज़ है, वो जब बात करती है भोलानाथ के साथ तो बहुत मार्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये संवाद ऐसे हैं जो मर्म को छूने वाले हैं, हृदय को छूने वाले हैं। इसके साथ साथ अभिनेताओं का जो चरित्र है उस चरित्र को भी इन पात्रों, इन संवादों के माध्यम से पूरी तरह से उजागर किया गया है। भावुकता है, सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य कह सकते हैं हम इसको, और कल्पना भी इसमें है। ये नहीं कि कोरी कल्पना हो, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ कल्पना है। इसके साथ साथ भोलानाथ का जो एक रूप है अहम से भरा हुआ, उस अहम से भरे हुए रूप को भी इन संवादों के माध्यम से पूरी तरह से उकेरा गया है। और जब भोलानाथ के अवचेतन मन की तरफ जाते हैं तो उसमें भोलानाथ का एक भावुक व्यक्तित्व हमारे सामने, जो कि मार्मिकता से भरपूर है या मार्मिक अनुभूतियों से भरा पूरा है, वो भी हमारे सामने उभर करके आता है, जो कि दिल की गहराइयों से निकल के आता है और दिल की गहराइयों तक पाठक श्रोता के भी दिलो दिमाग में चला जाता है। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि इस तरह के दोहरे व्यक्तित्व में दोनों चीज़ें हमको मिलती है। जीवन की एक प्यास मिलती है और एक जीवन को जीने के लिए भावुक जो स्थितियां हैं वो भी हमको मिल जाती है, परिस्थितियां हमको मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कथोपकथन बहुत अच्छी तरह से पात्रों के मध्य हुआ है, जो कि इस एकांकी की कहानी को पूरी भावुकता, मार्मिकता और उद्देश्यों की पूर्ति करने की तरफ ले जाता है। फिर है देश, काल और वातावरण। वो भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। भोलानाथ क्या है? एक कारपोरेट या स्टार ट्रेडिंग नामक एक कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। निश्चित रूप से पैसे वाला है, उसका एक बढ़िया भव्य ऑफिस भी है। तो वो सब इसमें दिखाया गया।
अब एक बड़ा अधिकारी या मालिक अपने नौकरों से किस तरह से काम लेता है, अपने क्लर्क से बैठ करके उनको डिक्टेट करता हुआ मिलेगा, उनको निर्देश देता हुआ मिलेगा, उनसे कुछ लिखवाता हुआ मिलेगा। तो यहाँ उसको क्लर्क को कुछ लिखवाते हुए दिखाते हैं। थकने पर क्या करेगा, टेबल वगैरह पे या कुर्सी वगैरह पे पाँव रख के आराम से बैठ जाएगा, तो यहाँ वो भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये एकांकी देश काल और वातावरण के अनुसार लिखी गई है, उसकी पूर्ति यहाँ करती है। और इसमें जो एक चीज़ खास तौर से जो निद्रावस्था दिखाते हैं या अवचेतन मन दिखाते हैं, उसको दिखाने में भी जिस तरह से थोड़ा अंधेरा दिखाया गया है, उसको नींद में दिखाया गया है, या कोई रेडियो सुनते हुए दिखाया गया है, तो वो सारी उन परिस्थितियों को बयां करती है जो कि उस एकांकी में देश काल और परिस्थितियों को दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। फिर है भाषा शैली या भाषा और शैली। इस एकांकी की भाषा कैसी है, शैली कैसी है? इस एकांकी की भाषा, ये मान लीजिए कि वर्तमान जो हिंदी है उस समय की, उस हिंदी का जो सामान्यतः चलन में थी उसका प्रयोग किया गया है। और जैसे पात्र हैं, उन पात्रों को उनके स्वभाव के अनुसार जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए उस भाषा का प्रयोग इस एकांकी में किया गया। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वाक्यों में अंग्रेजी या उर्दू या अन्य भाषाओं के शब्द जो हैं, आवश्यकता होने पर वो भी हमारे सामने लाए गए हैं। फिर शैली का जहाँ तक सवाल आता है, तो इसमें समासिक शैली भी है, विवरणात्मक शैली भी है और काव्यात्मक भाषा का प्रयोग भी इसमें किया गया। क्योंकि जहाँ चंद्रभान की मनोवृत्ति को दर्शाना है या भोलानाथ की अवचेतन मन की अवस्था को दर्शाना है, तो वहाँ भाषा काव्यात्मक हो जाती है, जो कि इस एकांकी की नाटकीय शैली को प्रस्तुत करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नाटकीय शैली का प्रयोग भी हुआ है। तो इस तरह से इन शैलियों का सहज प्रयोग हमको इस एकांकी में मिल जाता है। फिर अगला आता है अभिनय व अभिनेता। इसमें एक चीज़ नई है जो हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि अवचेतन मन को बात करते हुए शायद पहली एकांकी रही है हिंदी की जिसमें दिखाया गया है उसको बात करते हुए। तो ये एक विशेषता है। और उसमें अभिनय करना भी दिखाया गया है। वो अभिनय नहीं कर रहा है, मूर्ति के माध्यम से, उसके वाक्यों के माध्यम से, उसके संवादों के माध्यम से, लेकिन उसके साथ जो संवाद होते हैं उस समय भोलानाथ का जो जीवित शरीर है, जो वास्तविक भौतिक शरीर है, वो किस तरह का व्यवहार करता है, वो अभिनय योग्य है। उनके भावों को भी उसके चेहरे पर दिखाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कठिन है, लेकिन फिर भी इस एकांकी में अभिनय की पूरी जगह है। चंद्रभान अपने अभिनय को बखूबी कर सकता है, ऐसी कोई उसमें बात नहीं है जिसको अभिनय किया जाना कठिन हो, या ऐसी कोई जगह नहीं है चाहिए जिसमें जो जगह मिलनी मुश्किल हो, या ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कार्य किया जाना मुश्किल हो। तो हम कह सकते हैं कि अभिनय के दृष्टि से ये एकांकी अपने मानदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फिर है अंतर्द्वंद्व। भोलानाथ का एक बाहरी व्यक्तित्व है और भोलानाथ का भीतरी व्यक्तित्व है जो भावुक है, और बाहरी व्यक्तित्व है जो पूरी तरह से व्यावसायिक है, दृढ़ है
उन दोनों के मध्य संवादों के माध्यम से जो द्वंद्व दिखाया गया है उसमें लेखक इस एकांकी में पूरी तरह सफल रहा है। अवचेतन मन भावुकता को पूरी तरह स्पष्ट लेकर चलता है और भोलानाथ का भौतिक शरीर जो उसकी व्यावसायिक एक बुद्धि है उसके साथ चलता है और दोनों के बीच में द्वंद्व दिखाया जाता है। वो बहुत अच्छी तरह से निखर करके सामने आया। फिर हम कह सकते हैं संकलन त्रय। तीन चीजें होती है संकलन त्रय में, मैं बार बार बता चुका हूं। स्थान, कार्य और समय, यदि इन तीनों को इस एकांकी में देखा जाए तो इन तीनों का संतुलन बहुत अच्छी तरह से लेखक ने यहाँ सामंजस्य बैठा करके उनकी व्यवस्था की है। एकांकी बहुत लंबी नहीं की है। जितने समय तक दर्शकों को बांधा रखा जा सकता है या व्यस्त जीवन में दर्शक इतना समय निकाल सकते हैं उतने समय में एकांकी पूरी की जा रही। स्थान, कहीं भी इस एकांकी को मंचित किया जा सकता है, इसके लिए कोई अतिरिक्त स्थान की जरूरत नहीं चाहिए। छोटी ही जगह में व्यवस्थाएं की जा सकती है। और कार्य, इसमें ऐसा कोई कार्य किसी पात्र द्वारा नहीं करवाया जा रहा है जिसको कि किया जाना कठिन हो या असंभव हो। तो ये एकांकी इन संकलन त्रय का पूरी तरह ध्यान रखते हुए लिखी गई है। फिर बचता है उद्देश्य। इस एकांकी में मूलतः जब हमने प्रारंभ किया था तब भी मैंने ये बात कही थी और अब भी ये बात कहूँगा कि भले ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने आप को कितना ही दृढ़ बना ले, अपने भावनाओं का कितना ही दमन कर ले, अपने जीवन की जो मधुर अनुभूतियां हैं उनको बुलाने की कोशिश कर ले या कठोर और संयमी बने रहने की कोशिश कर ले, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं वो पल आता है जब वह व्यक्ति उन चीज़ों से बाहर निकलता है। उसकी भावनाएं जागृत होती हैं, उसका अर्ध चेतन जागृत होता है और वह उससे उसका जो कठोर व्यक्तित्व है उससे संघर्ष करता है और उसको आदमी बने रहने में सहयोग करता है। तो लेखक ने इस द्वंद्व को दिखाने की कोशिश की है कि व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले, अपने भीतर का जो व्यक्तित्व है उसको वो पूरी तरह से दबा नहीं सकता। और ये भी बताने की कोशिश की है कि आज के युवा के सामने कितनी मजबूरी है कि वो अपने रुचि को दबा करके और नौकरी कर रहा है जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, या उसकी कला को, उसके कवि को दबाने की कोशिश कर रही है। या ये भी कह सकते हैं कि वो समझदारी दिखा रहा है, या ये भी यहाँ दिखाया जा सकता है कि वह शायद दोनों के बीच में समन्वय बना ले। तो यहाँ जीवन की मजबूरी को दिखाते हुए जीवन के दो जो पहलू हैं उनको इस एकांकी में स्पष्ट किया गया है, उनके मध्य द्वंद्व दिखाने की कोशिश इसमें की गई है और इसी उद्देश्य से ये एकांकी लिखी गई है। अंत में हम शीर्षक लेते हैं जो कि सबसे पहले लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन मैं अक्सर इसको बाद में लेता हूँ कि क्या इस एकांकी का शीर्षक उचित है या अच्छा है या बेहतरीन है। पहली शर्त होती है कि शीर्षक न बड़ा हो न छोटा हो। तो हम कह सकते हैं कि शीर्षक न बड़ा है न छोटा है। शीर्षक सार्थक हो, निश्चित रूप से शीर्षक सार्थक है क्योंकि मकड़ी का जाला अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ छुपाए हुए है। तीसरी चीज,
उसका अर्थ इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला समझने में ही उलझ करके रह जाए। तो ये भी है कि बिल्कुल हल्का सा हमको एक हमारी उत्सुकता तो पैदा करता है, लेकिन इतना नहीं उलझाता कि हम उस शीर्षक में उलझ के रह जाएं कि ये क्या शीर्षक है, कितना कठिन शीर्षक है। अगली जो बात आएगी वो आएगी कि शीर्षक में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो पढ़ते ही सामने वाले को आकर्षित कर ले। तो इस एकांकी के शीर्षक में ये खासियत भी है, ये विशेषता भी है। मकड़ी का जाला नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ दिमाग में स्ट्राइक होता है, एक चुभन पैदा होती है कि मकड़ी का जाला, क्योंकि मकड़ी की छवि हमारे मस्तिष्क में अलग है, उसके जाले की छवि भी अलग है, जिसमें लोग फंसते हैं, जीव जंतु फंसते हैं, मकड़ी उनका शिकार करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि मकड़ी खुद भी उसी जाले में मर जाती है। तो ये शीर्षक जो है हमको आकर्षित करता है। तो हम कह सकते हैं कि शीर्षक की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सब विशेषताएं इस एकांकी के शीर्षक में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांकी के तत्वों पर या तत्वों को आधार मानते हुए इस एकांकी की समीक्षा की जाए तो ये एकांकी उन समीक्षाओं पे पूरी तरह से खरी उतरती है, या उन कसौटियों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। इसी के साथ आज की बात मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपके सामने छोड़ूंगा जो आप करें। वो है कि मकड़ी का जाला नामक एकांकी के कौन कौन से तत्व इस एकांकी में उपस्थित हैं, या एकांकी के कौन कौन से तत्व मकड़ी के जाला नामक एकांकी में उपस्थित है, उनकी विवेचना कीजिए। एक सीधा सा प्रश्न बनता है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए, या एकांकी के तत्वों की कसौटी पर इसको कसिए। तो ये प्रश्न एक ही है, उत्तर इनका एक ही बनेगा, लेकिन सब प्रश्न के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। इसी के साथ आज की बात यहीं मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।